Today we will discuss about the introduction to दोष धातु एंड मल. सो यूजुअली इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स में पूछा जाता है, डेट इज दोष धातु मलमूलम ही शरीरम. इसकी व्याख्या कीजिए. तो यूजुअली स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को इनकम्प्लीट आंसर करते हैं. आई वुड से इनकम्प्लीट कैसे, बिकॉज इसके आंसर में यूजुअली सिर्फ स्टूडेंट्स इतना ही लिखते हैं कि दोष क्या है, धातु क्या है, मल क्या है. दे गिव ओनली द इंट्रोडक्शन टू दोष धातु एंड मल, बट दिस इज द इनकम्प्लीट आंसर टू दिस क्वेश्चन. वाई इट इज सो? क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, दोष धातु मलमूलम ही शरीरम. तो इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू आंसर अबाउट कि हाउ दोष धातु एंड मल आर मूल टू द शरीर, कि दोष धातु मल शरीर के मूल कैसे हैं, ये आपको प्रूव करना है इस क्वेश्चन में. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आंसर करते हुए व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले हम दोष का जनरल डिस्क्रिप्शन, देन धातु का जनरल डिस्क्रिप्शन, देन मल का जनरल डिस्क्रिप्शन. आफ्टर दैट यू विल प्रूव हाउ दोष धातु एंड मल आर मूल टू द शरीर. ठीक है. तो जस्ट लाइक रूट फंक्शंस फॉर अ प्लांट, in similar way दोष धातु and mal works for this body. So how the root is important to the plant, similarly you have to prove how these dosh dhatu and mal are important to our body. So this is how you have to attempt this question. So in this video we are going to discuss about the same. Now first is the dosh. तो दोष क्या है? दूषयन्ति इति दोषः, जो शरीर को का दूषण कर्म करे उन्हें दोष कहते हैं. दिस इज़ द वेरी प्राइमरी डेफिनेशन ऑफ दोष, कि जो शरीर का दूषण कर्म करते हैं उन्हीं को दोष कहते हैं. लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ये जो दोष हैं वो शरीर का दूषण ही करते हैं. ऐसा कैसे नहीं है? इट इज़ जस्ट लाइक आई विल एक्सप्लेन इट विद अ सिंपल एग्जाम्पल. कि जस्ट थिंक कि कोई भी एक टीचर है, उसको सोसाइटी में he or she is known by his or her profession. ठीक है ना. तो कोई मान लो एक टीचर है, उसको सोसाइटी में हम कैसे जान रहे हैं कि भाई ये टीचर है, उसके प्रोफेशन के कारण. बट वो सिर्फ टीचर तो नहीं है. he or she must be parent for someone, he or she must be होम मेकर फॉर हिज और हर होम. ठीक है ना. वो कुक भी करती ही होगी, वो बच्चों को भी संभाल रही होगी. सो देयर आर सो मैनी रोल्स which he or she must be playing in life, but still he or she is known by its profession only. Similarly दोष के साथ भी है. दोष भी बहुत सारे कर्म और भी कर रहा है बॉडी में, बट उसको प्राइमरीली किस नाम से जाना जाता है? जो उसका काम है. ठीक है. तो दोष का भी जो मेन काम है वो क्या है? दोष का मेन काम है दूषण करने का, वो शरीर को दूषण करने की. तो ऐसा नहीं है कि जो दोष है वो शरीर को हमेशा ही दूषण करते रहते हैं. ठीक है ना. अगर दोष का काम ही सिर्फ ये है कि उनको शरीर का दूषण करना है, तो हम दोष को कभी भी शरीर का मूल नहीं कहेंगे, बिकॉज इट इज़ अ डिस्ट्रक्टिंग एंटाइटी. ऐसा नहीं है. ठीक है. लेकिन यहाँ पे शरीर को सिर्फ दूषण कर्म से ही जाना जाता है. ऐसा क्यों? क्योंकि दोष ही है जो शरीर को बना भी सकते हैं, और जिसके पास बनाने की पावर होती है उसी के पास ये पावर भी अपने आप ही आ जाती है कि वो उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है. तो यही केस दोष के साथ भी है. दोष आर द क्रिएटर्स एंड दोषास आर द वंस हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द बॉडी. ठीक है. तो दोष ही शरीर को बना भी सकते हैं. दे आर द प्रकृतिया आरंभकत्वे सती, जो प्रकृति का आरंभक हूँ वो दोष हैं. लेकिन उनके पास, क्योंकि वो प्रकृति का आरंभ कर सकते हैं, इसलिए वो अंत भी कर सकते हैं, इसलिए उनको उनके दूषण कर्म के कारण जाना जाता है. इट मीन्स which has the power to vitiate is known as the दोष. तो जिसके पास ये पावर है कि वो दूषण कर्म कर सके उसको दोष कहते हैं. ऐसा नहीं है कि शरीर में हमेशा ही जो है वो दोष जो है वो दूषण ही करते रहते हैं. ऐसा तो नहीं है, क्योंकि स्वस्थ की परिभाषा ही क्या है? सम दोष समाग्निश्च सम धातु मला क्रिया. ठीक है ना. तो वहाँ पे प्राइमरी जो चीज़ आई है वो क्या आई है? सम दोष. जब तक दोष सम अवस्था में है, जब तक दोष साम्य अवस्था में है, तब तक शरीर स्वस्थ है. इट मीन्स जब तक दोष साम्य अवस्था में है, वो किस फंक्शन को प्ले कर रहे हैं? दे आर प्लेइंग द फंक्शन ऑफ धातुज. वो शरीर में धातुओं की तरह कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वो शरीर को धारण कर रहे हैं. ठीक है ना. वो शरीर को विटिएट नहीं कर रहे हैं, वो शरीर में दूषण नहीं कर रहे हैं. सिर्फ क्या कर रहे हैं? जितने भी प्राकृत कर्म हो रहे हैं उनका नियमन कर रहे हैं. जितने भी प्राकृत कर्म हैं उनको परफॉर्म कर रहे हैं, शरीर को धारण कर रहे हैं. तब तक
शरीर स्वस्थ कहलाता है। लेकिन जब भी इन दोषों में वैषम्यता उत्पन्न हुई तभी क्या होगा, शरीर में विकार उत्पन्न हो जाता है। इसलिए जो दोष की डेफिनेशन है वो क्या है, दूष्यंती इति दोषा। इट मीन्स विच हैज़ द पावर टू विटिएट इज नोन एज दोषास। जिनमें भी दूषण कर्म करने की शक्ति है उनको दोष कहते हैं। इसी को आचार्य शार्ंगधर ने एक श्लोक के द्वारा समझाया है कि जो दोष हैं वही शरीर में धातु भी कहलाते हैं, वही शरीर में मल भी कहलाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि धातु ऑल नहीं है, धातु आर द डिफरेंट एंटाइटीज, धातु इज द डिफरेंट कैटेगरी। बट हम बात क्या कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि धातु होने के लिए जिन जिन क्राइटेरियाज को फुलफिल करने की ज़रूरत है उन क्राइटेरियाज को दोष भी फुलफिल करते हैं। जिन क्राइटेरियाज को फुलफिल करके मल बना जा सकता है वो क्राइटेरियाज दोषों के द्वारा भी फुलफिल कर दिया जाता है। इट मीन्स दोषास कैन एक्ट एज दोष एज वेल एज धातु एज वेल एज मल। ठीक है, तो शरीर दूषणात् दोषा, धातु देधानात् वात पित्त कफागेय मलिनीकरणानि मला। ठीक है, तो शरीर दूषणात् दोषा, जो शरीर को दूषण कर सकते हो, जो शरीर का दूषण करते हो उनको दोष कहते हैं। ठीक है, धातुवो देधानात्, जब वही दोष शरीर का धारण कर रहे हैं, साम्यावस्था में जब यही दोष शरीर का धारण करते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। वात पित्त कफागेय मलिनीकरणानि मला, और यही वात पित्त कफ जब शरीर को मलिन करने लग जाते हैं, when they are produced in excess and has to and when there is need to be expelled, तो यही दोष जो है क्या कहलाते हैं, मल कहलाते हैं। इसलिए दोषों की धातु संज्ञा भी है, मल संज्ञा भी है और दोष संज्ञा भी है। सिद्धांत निदान में दोषों के बारे में क्या बताया गया है डेफिनेशन में, दूषयन्ति मनः शरीरम च इति दोषः, जो मन और शरीर दोनों का दूषण कर्म करें उनको दोष कहते हैं। अब जो एक डेफिनेशन है, बहुत इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, वो मधुकोश व्याख्या में आती है दोष की। क्या है, प्रकृति आरंभकत्वे सति स्वातंत्र्य दूषणशीलत्वम इति दोषत्वम। जो प्रकृति के, जो मतलब वो कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं जिनको फुलफिल करके दोष कहलाते हैं। तो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है, फर्स्ट वन इज अ प्रकृत्या आरंभकत्वे सति, जो प्रकृति के आरंभक हों। ठीक है, तो दोषों को क्या होना होगा, दोष को दोष कहलाने के लिए क्या होना चाहिए, प्रकृति का आरंभक होना चाहिए। यहाँ प्रकृति के आरंभक से क्या मतलब है, शरीर की जो प्रकृति है उसको बनाने वाले। और शरीर की प्रकृति का निर्माण कब होता है, शरीर की प्रकृति का निर्माण जन्म के समय ही हो जाएगा। ठीक है ना, जब बॉडी का ओरिजिन हो रहा है तो इट मीन्स कि दे आर द वंस विच डिसाइड्स द ओरिजिन और हाउ द ओरिजिन इज गोइंग टू बी ऑफ द बॉडी। ठीक है ना, तो जो बॉडी के ओरिजिन के समय से ही है शरीर में वो दोष है। दीज आर द वेरी प्राइमरी थिंग्स। ठीक है ना, तो विच आर गोइंग टू be the decisive factors for the every morphological feature or every psychological feature, every physiological feature of the body। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो फुलफिल होना चाहिए वो क्या है, प्रकृत्या आरंभकत्वे सति, जो प्रकृति के आरंभक हों। ठीक है, तो यहाँ पे प्रकृति के आरंभक जो दोष होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, प्राकृत दोष। यही दोष जो है वो दो प्रकार के होते हैं, आपने जरूर पढ़ा होगा, प्राकृत दोष और वैकृत दोष। तो प्राकृत दोष क्या है कि जब शरीर में गर्भ का निर्माण हो रहा है, जब गर्भ का निर्माण होता है शुक्र और शोणित के संयोग के समय, तो उस समय पर जो शुक्र में उपस्थित दोष हैं और जो शोणित में उपस्थित दोष हैं वे भी आपस में यूनाइट करते हैं। इस प्रकार से जो उस टाइम पर जो यूनिसेलुलर जाइगोट बना, उस टाइम पर जो दोष प्रेजेंट होते हैं दे आर नोन एज द प्राकृत दोष। मतलब शरीर में जन्म के समय पर, शरीर की उत्पत्ति के समय पर, गर्भ के कंसेप्शन के समय पर जो दोष यूनिसेलुलर जाइगोट में उत्पन्न हुए उनको हम प्राकृत दोष कहते हैं। और ये दोष क्या करते हैं, दीज आर द डिसाइडिंग फैक्टर्स, दीज आर द डिसिसिव फैक्टर्स फॉर द एवरी फीचर विद इन द बॉडी। ठीक है ना, शरीर में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं वो कैसे होंगी, शरीर का रंग कैसा होगा, शरीर का मॉर्फोलॉजी कैसे होगी, शरीर के फीचर्स कैसे होंगे, तो ये सारे फैक्टर्स को डिसाइड करने वाले वो प्राकृत दोष ही होते हैं। ठीक है, तो दोषों को दोष कहलाने के लिए सबसे पहला कर्म क्या है उनका, कि वे प्रकृति के आरंभक होते हैं। ठीक है, तो जो प्राकृत दोष, जिनको हम प्राकृत दोष भी कहते हैं। और वैकृत दोष किसे कहते हैं, वैकृत दोष वो है जो हम जो भी हम रोज़ाना जो हम खाना पीना जो खा रहे हैं, ठीक है ना, अवस्था पाक के समय पे जो दोष उत्पन्न हो रहे हैं,
उनसे जो दोष उत्पन्न हो रहे हैं उनको हम वैकृत दोष कहते हैं। अब ये वैकृत दोष भी कौन डिसाइड करता है? प्राकृत दोष। इट मीन्स कि जो प्राकृत दोष है दे आर द डिसाइडिंग फैक्टर्स, बट जो उनकी जो काम करने के लिए उनके ही जो स्थूल रूप हैं वो क्या है? वैकृत दोष। और यही वो वैकृत दोष है जिनका शरीर में जो है वो वृद्धि ये सब होती रहती है। जैसे भी हम भोजन कर रहे हैं, क्योंकि ये कब उत्पन्न हो रहे हैं? अवस्थापात के समय ये वैकृत दोष उत्पन्न होते हैं। तो ये तो बात हुई प्राकृत दोष और वैकृत दोष की। तो हम अभी बात कर रहे हैं कि दोष होने के लिए क्या क्या क्राइटेरियाज है जिनको फुलफिल करना है। तो सबसे पहले क्या है? प्रकृति आरंभकत्वे सति, जो प्रकृति के आरंभक हों। प्रकृति के आरंभक कैसे हैं? जैसे प्राकृत दोष का जो कर्म है वो हमने अभी एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट फीचर क्या है? स्वातंत्रेण दूषणशीलत्वम इति दोषत्वम, जो स्वतंत्र रूप से शरीर का दूषण कर सकता हो। ठीक है, तो देखिए इसके लिए भी सबसे पहले स्वतंत्र रूप से शरीर का दूषण कौन करेगा? जो प्रकृति का आरंभक होगा। इसलिए जब आचार्यों ने दोष की डेफिनेशन दी तो उसमें पहला पॉइंट किसको बताया? प्रकृति आरंभकत्वे सति, जो प्रकृति का आरंभक होगा। क्योंकि जो नॉर्मल बॉडी फंक्शंस को डिटरमिन कर सकता हो, जो नॉर्मल बॉडी फंक्शंस को डिटरमिन करता हो, उनका नियमन करता हो, वही जो है नॉर्मल बॉडी फंक्शंस को बिगाड़ने का काम भी कर सकता है। ठीक है ना? तो इसीलिए जो दोष है उनमें स्वतंत्र रूप से शरीर को दूषण करने की शक्ति होती है, क्योंकि वही हैं जो शरीर की प्रकृति का आरंभक कर रहे हैं, इसलिए वही शरीर को बिगाड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो जो सेकंड फंक्शन है वो क्या है? कि वो प्रकृति का आरंभ करने वाले होंगे, और दूसरा वो शरीर को स्वतंत्र रूप से दूषण करने की शक्ति रखते हैं। ठीक है, इसी को जो त्रिदोष चर्चा परिषद है उसमें जो दोष की डेफिनेशन दी गई है वो किस प्रकार से डिसाइड हुई? सर्व प्राकृत कर्मसु, जो सभी प्राकृत कर्मों को करने वाला हो। ठीक है, सर्व कृत्रिक नियामकत्वे सति, जो जितनी भी शरीर में क्रियाएं हो रही हैं उनका नियमन कंट्रोल कर सकने वाला हो। स्वातंत्रेण दूषणशीलत्वम, जो शरीर को स्वतंत्र रूप से दूषण कर सकता हो, वो दोष कहलाते हैं। और ये जो क्राइटेरियाज हैं ये सिर्फ वात पित्त कफ ही फुलफिल करते हैं, इसलिए दोष सिर्फ और सिर्फ 3 हैं, वात पित्त और कफ। ठीक है, तो शरीर में दोष क्या है? बेसिकली शरीर में दोष पंच महाभूत जो हैं उन्हीं का जो फंक्शनल एंटाइटी है, मतलब दीज आर द फंक्शनल एंटाइटीज ऑफ द पंच महाभूत। ठीक है, क्योंकि जो दोष है वो भी सर्वम द्रव्यम पांच भौतिकम, इसलिए जो शरीर में दोष है वो भी पांच भौतिक है। तो बेसिकली जो फंक्शनल एंटाइटीज़ हैं, अगर हम इनको फिजिकल रूप में अगर हम इनको डिस्क्राइब करें कि दोष क्या है, तो दीज आर द फंक्शनल एंटाइटीज ऑफ द पंच महाभूत। तो स्ट्रक्चरली ये पंच महाभूत ही हैं, लेकिन कैसे पंच महाभूत हैं? जो कि प्रकृति का आरंभ कर सकने की शक्ति रखते हो और स्वतंत्र रूप से शरीर को दूषण करने की शक्ति रखते हैं, उनको हम दोष कहते हैं। अब दोषों की संख्या, दोष कितने हैं? वायु पित्तम कफश्च इति त्रियो दोषाः समास्ता, विकृता अविकृता देहम घनंती ते वर्तयन्ति च। ठीक है, तो वायु पित्त और कफ यही 3 दोष कहलाते हैं। विकृता अविकृता देहम घनंती ते वर्तयन्ति च। तो जब ये विकृत हो जाएंगे, अगर ये वात पित्त कफ विकृत अवस्था में होंगे तो ये क्या करेंगे? देहम घनंती, ये देह को घनंती, घनंती मतलब देह का नाश कर देंगे। ठीक है ना, दे विल डिस्ट्रॉय द बॉडी। बट अविकृता, जब ये अविकृत अवस्था में होंगे तो क्या करेंगे? ते वर्तयन्ति, मतलब ये शरीर का पालन करेंगे। ठीक है, तो ये शरीर को नॉर्मल लाइफ का वहन करने के लिए डीज आर इम्पॉर्टेंट। तो विकृता अविकृता देहम घनंती ते वर्तयन्ति च। ठीक, इसी को चरक सूत्र में किस प्रकार से बताया है? वायु पित्तम कफश्च उक्ता शारीरो दोष संग्रह मानसा पुनरुद्दिष्टो रजस्तम एवं। तो चरक सूत्र में शारीरिक और मानसिक इस प्रकार से दोषों की 2 क्लासिफिकेशन करी है। जो शारीरिक दोष हैं वो कौन से हैं? वात पित्त कफ। और मानसिक दोष कौन से हैं? रज और तम। अष्टांग हृदय सूत्र 1 में भी रजः तमश्च मनसौ द्वौ च दोषा उदाहृतौ। ठीक है, तो रज और तम ये 2 मानसिक दोष है। तो इस प्रकार से दोष को 2 में क्लासिफाई कर सकते हैं, शारीरिक दोष और मानसिक दोष। शारीरिक दोष कौन से हैं? वात पित्त कफ। और मानसिक दोष है रज और तम। तो रजस तमश्च मनसो दोषौ तयोर्विकारः काम क्रोध लोभ मोह हर्ष
मोह, ईर्ष्या, मान, मद, शोक, चित्त, उद्वेग, भय, हर्ष आदि है। तो ये जो है रजोत्तम जो मानसिक दोष है उनके कर्म है। क्या क्या कर्म है कि अगर वो विकृत हो जाए तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मान, मद, शोक, चित्त, उद्वेग, भय, हर्ष, इन सब भावों को उत्पन्न करते हैं। और चरक सूत्र 9 में ही बताया, विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति उच्यते सुख संज्ञकम आरोग्यम विकारो दुखम एवं। इट मीन्स कि विकार मतलब शरीर में जो भी डिसीज़ है वो क्या है, धातु वैषम्य। इन्हीं धातुओं की जब विषमता होगी तो शरीर में विकार उत्पन्न होंगे। इट मीन्स कि ये जो दोष, धातु और मल है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो धातु टर्म आई है इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ धातु की बात कर रही है। अभी हमने कहा ना शरीर दूषणात् दोषा धातवो देधानात्, क्योंकि यही दोष जो है वो जब तक शरीर को धारण करते हैं तो ये धातु कहलाते हैं। तो यहाँ पे धातु वैषम्यम से यहाँ पर दोषों का भी दोषों को ही लिया गया है। मेनली यहाँ पर यह धातु वैषम्यम से दोष वैषम्यम ही लिया गया है। तो जब तक शरीर में दोष साम्य अवस्था में तब तक प्रकृति या हम कह सकते हैं नॉर्मल बॉडी फंक्शंस परफॉर्म होंगे। बट जब ये विकृत हो जाएंगे, जब धातुओं में विषमता उत्पन्न हो जाएगी, मतलब दोषों में विषमता उत्पन्न हो जाएगी तो विकार उत्पन्न हो जाएंगे। रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्यम आरोग्यता। रोग क्या है, दोषों की विषमता, और दोष साम्यम आरोग्यता। और जब दोष सम अवस्था में तो यही आरोग्य को करने वाले हैं। तो वात पित्त श्लेष्मान एवं देह संभव हेतु, ऐसा सुश्रुत सूत्र में गए हैं। और वात की प्रधानता के लिए आचार्य शारंग ने क्या बताया, पित्तम पंगु कफा पंगु पंगवो मलधात्वा वायुना यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत्। मतलब इन तीनों दोषों में भी जो सबसे मेन या ड्राइविंग फोर्स जिसकी ज़्यादा है वो दोष कौन सा है, वात। मतलब वात के बिना पित्त भी पंगु है, कफ भी पंगु है। या पंगु से क्या मतलब है, निष्क्रिय, मतलब नॉन फंक्शनल है। तो पित्त भी नॉन फंक्शनल होगा, कफ भी नॉन फंक्शनल होगा, मल और धातु ये सब नॉन फंक्शनल स्टेटस में रहेंगे अनटिल अनलेस वायु इनके साथ एसोसिएट ना हो, या वायु ही जो है वो मेन ड्राइविंग फोर्स होगा। वायु ना यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत्। वायु ना यत्र नियंते मतलब जैसे कि वायु अपने साथ जहाँ बादलों को लेके जाएगा बादल वहीं बरसेंगे, इसी प्रकार से जो पित्त और कफ है ये भी तभी वहीं पे जाएंगे जहाँ पर वायु इनको लेके जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि फंक्शनल स्टेटस, क्योंकि हमने दोष तो तभी, अदरवाइज तो हम सिर्फ वात को ही दोष कहते, पित्त और कफ को दोष ही नहीं कहेंगे। ऐसा नहीं है, सिर्फ यहाँ पर जो पित्त का जो चलत्व कर्म है उसकी प्रधानता दिखाने के कारण इस चीज़ को लिया गया है। क्योंकि वात जो है वो मेन, क्योंकि उसमें चल धर्म है और बिना चलत्व के कोई फंक्शन नहीं होता है, इसीलिए वात को यहाँ प्रधान माना गया है। अब बात करते हैं धातु की। तो धातु क्या है, धातु शब्द की निष्पत्ति संस्कृत के धारणार्थक दुड्यान धारण पोषण यो अर्थ में हुई है। इट मीन्स कि जिसमें धारण और पोषण दोनों की शक्ति हो उसको हम धातु कहते हैं। जो शरीर को नरिश भी कर सकता हो और शरीर को धारण भी कर सकता हो। मीन्स द एंटाइटीज बाय विच, और वी कुड से द एंटाइटीज विच कॉन्स्टिट्यूट्स द बॉडी। ठीक है ना, वो एंटाइटीज शरीर में जो कि शरीर का निर्माण करती हूँ, जो शरीर को धारण करती हूँ, जो कि कॉन्स्टिट्यूटिंग एंटाइटी हूँ बॉडी की, उनको धातु कहते हैं। लेकिन इसके साथ में उसको क्या भी करना चाहिए, विच ऑल्सो नरिशेज द बॉडी, जो शरीर को पोषण भी करती हो। क्योंकि जो सिर्फ धारण करते हैं उनको क्या बोलते हैं, उपधातु बोलते हैं। लेकिन धातु कहलाने के लिए सिर्फ धारण कर्म ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके साथ में और क्या होना चाहिए, पोषण कर्म भी होना चाहिए। इट मीन्स जो शरीर को धारण और पोषण दोनों करते हो उनको हम धातु कहते हैं। तो इसकी निरुक्ति किस प्रकार से बताई है, धारणात् धातु, जो शरीर को धारण करे वो धातु है। व्युत्पत्ति कैसे, धा धातु में तुन प्रत्यय होकर धातु शब्द की निष्पत्ति हुई है। अब धातु के कई अर्थ हैं। ददाति धत्ते व शरीर मन प्राणान इति धातु, जो शरीर मन और प्राणों को धारण करे उसे प्राण कहते हैं, धातु कहते हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार से ददाति धत्ते व रस रक्त मांस मेदो अस्थि मज्ज शुक्र धातु इति धातु, जो रस रक्त आदि धातुओं को धारण करे वह धातु कहलाती है। ठीक है ना। जो शरीर की वृद्धि करे वह धातु कहलाती है। धारयति शरीर संबद्ध अर्थकान इति धातु, धारयन्ति जगत देहम कफ पित्त अनिलस्तता, त्रिदोष को भी शरीर को जब वो धारण करते हैं उस अवस्था में धातु कहलाती हैं। तो इस प्रकार से धातु के कई अर्थ हैं। धारणात् इति धारण प्रकर्षात्, चक्रपाणी, आचार्य चक्रपाणी ने इसको एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पर
धातु क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनमें धारण का प्रकर्ष होता है। प्रकर्ष मीन्स डोमिनेंस, क्योंकि जो धातुएं हैं वो डोमिनेंटली शरीर को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, वही कॉन्स्टिट्यूटिंग एंटाइटीज़ हैं बॉडी की। डोमिनेंटली बॉडी इज फॉर्म्ड बाय दीज एंटाइटीज ओनली। इसीलिए धारण कर्म का प्रकर्षता होने के कारण या धारण कर्म की अधिकता होने के कारण, डोमिनेंस होने के कारण जो धातु हैं उनको हम उनमें धारण कर्म मतलब धारण कर्म की अधिकता होने के कारण ही धातुओं को धातु संज्ञा मिली है। डल्हन ने भी इसी तरह से कहा है कि दधाति इति धातु। वाग्भट ने भी ऐसे कहा शरीरम धारयन्ति एते धातु आहारश्च सर्वदा। डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस डेफिनेशन को भी आप जरूर याद कीजिएगा कि शरीरम धारयन्ति एते धातु आहारश्च सर्वदा, जो शरीर को धारण भी करे और वही धातुओं के आहार भी बने, मतलब शरीर में पोषण भी करे, उन्हीं को धातु कहते हैं। क्योंकि हमने उपधातु को क्या बोला? गति विवर्जिता, जिसमें गति का विवर्जन मीन्स दे आर नॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द नेक्स्ट धातु और सम अदर एंटाइटी। लेकिन धातु ही क्या होती है? धातु ही धातुओं का आहार बनती है। इसीलिए ये क्रम पढ़ा है ना हमने, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि जो रस धातु है वो रक्त धातु के लिए आहार है। इसी प्रकार से जो रक्त धातु है वो मांस धातु के लिए आहार है। तो इसी के लिए आचार्य वाग्भट बता रहे कि शरीरम धारयन्ति एते धातु आहार सर्वदा। तो जो शरीर, ये जो धातुओं का जो पोषण कर्म है वो किस प्रकार से है? इसी प्रकार से कि धातु आहारश्च सर्वदा, वही अपने धातुओं के आहार भी बनते हैं। ठीक है, तो यही उनका पोषण कर्म है। अब धातुओं की संख्या क्या है? धातु कितनी है? 7 धातु सभी ने मानी है। रस असदग मास मेद अस्थि मज्ज शुक्रानी धातु सप्तदूष्या। अष्टांग हृदय ने जो धातु हैं उनकी दूष्य संज्ञा दी है। दूष्य संज्ञा मतलब जो दोषों से दूषित हों उनको दूष्य कहते हैं। ठीक है, क्योंकि दोष क्या है? जो शरीर का दूषण करे। वो किसका दूषण करते हैं? धातुओं का दूषण करते हैं। तो जो दोषों से दूषित हों उनको दूष्य कहते हैं। तो ये दूष्य कौन है? जो ये 7 सप्त धातुएं हैं यही दूष्य कहलाती हैं। इसी प्रकार से आचार्य सुश्रुत ने बताया रसात् रक्तम ततो मासम मासान मेदः प्रजायते मेदसो अस्थि ततो मज्जा मज्जः शुक्रम तु जायते। इस प्रकार से मतलब रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र। इस प्रकार ये 7 धातुएं हैं। अब बात करते हैं मल की। तो मल क्या है? दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, इसकी हम व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले मल क्या है? मल कहते हैं मृज्यते शोध्यते इति मलः, जो शरीर का मृजन करे, शोधन करे, उसे मल कहते हैं। तो यहाँ पे शोधन कर्म की इंपॉर्टेंस दिखाते हुए मल बोला है। तो यहाँ पे शोधन कर्म किस सेंस में है कि मल जब एक्सपेल हो जाते हैं बॉडी से। मल किन्हें कहते हैं? मल वही है जिनका, क्योंकि देखो जब तक कोई चीज़ शरीर को धारण कर रही है तब तक उसकी मल संज्ञा नहीं बनती है। मल संज्ञा कब कहलाती है? जब वो शरीर से बाहर निकलने लायक हो जाते हैं तब उनको मल कहते हैं। ठीक है ना? तो मृज्यते शोध्यते इति मला, जो शरीर का मृजन करे, शोधन करे। तो मृजन और शोधन कैसे करते हैं? मार्जव या शोधन कैसे करते हैं शरीर का? ये जब शरीर से निकल जाते हैं तो ये शरीर शुद्ध कहलाता है। इसीलिए मृज्यते शोध्यते इति मलः। इसी प्रकार से आचार्य शांग्रह ने कहा मलिनीकरणान् मलः, जो शरीर में अगर रहे तो शरीर को मलिन करने की शक्ति रखते हों, शरीर को गंदा करने की शक्ति रखते हों, इसीलिए मलिनीकरणान् मलः, जो मलिन कर्म करने के कारण मल कहलाते हैं। आचार्य वाग्भट ने क्या बोला है? मलिनीकरणाद आहार मलत्वात् मलः। ठीक है ना? तो इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जो शरीर को मलिन कर सकते हो, शरीर को मलिन करने की शक्ति रखते हो और आहार के मल हो। और ये जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं ये किससे डिराइव्ड हैं? दे ऑल आर डिराइव्ड फ्रॉम द आहार। ठीक है ना? तो जो आहार के से डिराइव्ड वेस्ट मटेरियल हों और अगर ये शरीर में रह जाएं तो शरीर को मलिन करने की शक्ति रखते हों, उनको मल कहते हैं। तो मलिनीकरणाद आहार मलत्वात् मलः। शरीर तत्व दर्शन में क्या बोला है? सामर्थ्यहीनो धातुनाम विभागो मल संज्ञकः। इट मीन्स कि धातुओं के वो विभाग या धातुओं के वो पार्ट जो अब सामर्थ्यहीन हो गए हैं। सामर्थ्यहीन का मतलब क्या है? वही जिसका मैंने बोला अभी कि जिनमें अब धारण की शक्ति नहीं रहेगी, ना वो अब शरीर को धारण कर सकते हैं, ना अब शरीर को पोषण कर सकते हैं, मतलब अब वो शरीर के लिए किसी काम के नहीं है। ठीक है, तो उनको मल की संज्ञा प्राप्त होती है वे। तो इसीलिए सामर्थ्यहीनो धातुनाम विभागो मल संज्ञकः। इट मीन्स कि आहार से आहार का पाक हुआ, उसके बाद रस धातु बन गई, इसी पर रस से रक्त बन गई। तो इन सब के जो वो पार्ट्स ऐसे बचते
चले जाते हैं, इसी आहार से डिराइव्ड जितने भी एंटाइटीज़ हैं उनके वो पार्ट्स जो अब सामर्थ्यहीन हो गए हैं उनको मल की संज्ञा प्राप्त होती है। तो सामर्थ्यहीनो धातु नाम विभागो मल संज्ञा का। इसी के साथ में जो मल है उसी को किट भी कहते हैं। तो किट किस प्रकार से कहते हैं? किट गतौ धातु से गति अथवा गमन के अर्थ में लिया जाता है। इट मीन्स जिसका शरीर से गमन होना आवश्यक हो, जिसका शरीर से निकलना आवश्यक हो, उसे किट कहते हैं। ठीक है, तो आयुर्वेद में इसका प्रयोग धातुओं के त्याज्य उत्पादों के लिए लिया गया है। अब मलों के भेद कौन कौन से हैं? मल कितने हैं? मला मूत्र शक्रत स्वेद आदियो अपीचा या किट्टम अन्नस्य विनिमूत्रम रसस्य तु कफो आसरजा। अब जो शरीर में मल है वो या तो धातु मल है या आहार मल है। तो आहार मल कौन कौन से हैं? आहार मल है किट्टम अन्नस्य विनिमूत्रम। तो किट्टम अन्नस्य, अन्न की किट मतलब आहार के मल कौन कौन से हैं? विण और मूत्र। विड और मूत्र, विड मीन्स फीसिस, पुरीश, मूत्र मीन्स यूरिन। तो आहार के मल दो हैं, पुरीश और यूरिन या फिर मूत्र। ठीक है, तो किट्टम अन्नस्य विनिमूत्रम। तो जब भी हम मल की बात करते हैं तो मल को अभी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, आहार मल और धातु मल। तो इसीलिए इस श्लोक में आहार और धातु मल दोनों बताए गए हैं। किट्टम अन्नस्य विनिमूत्रम, तो अन्न के मल कौन कौन से? विड और मूत्र मीन्स पुरीश और मूत्र। रसस्य तु कफो असृजा। अब रस धातु के मल कौन से हैं? कफ। तो रस धातु का मल है कफ। असृजः पित्तम। तो क्या कहेंगे यहाँ पे? किट्टम अन्नस्य विडमूत्रम रसस्य तु कफो असृजः पित्तम मासस्य खमला मलहा। ठीक है ना, तो रस धातु का मल क्या है? कफ। असृजः रक्त धातु का मल क्या है? पित्त। मासस्य खमला, मास धातु का मल क्या है? खमल। खम मतलब जितने भी शरीर में आकाशीय भाग हैं, मतलब नेजल सिक्रीशंस, मतलब नेजल कैविटी में जो भी मल है या ईयर कैविटी में जो भी मल है वो सब खमल। तो जितने भी खमल है वो किसके मल है? मास धातु के मल है। मलः स्वेदस्तु मेद सह। मेद धातु का मल क्या है? स्वेद। स्यात् किट्टम केश लोम अस्थनो। अस्थि धातु का मल क्या है? केश और लोम। इसी प्रकार मज्जज्ञ स्नेहो अक्षि विट त्वचाम। और मज्जा धातु का मल क्या है? स्नेहो अक्षि विट त्वचाम। ठीक है ना, विट मतलब पुरीश में जो स्नेह है, जो त्वचा में जो स्नेह है, और जो अक्षि में जो स्नेह है, मॉइस्चर है, मतलब फैट कंटेंट है, डेट इज ऑल मल ऑफ मज्जा धातु। क्यों? और शुक्र धातु तो हमने जब शुक्र धातु पढ़ी थी तो उसमें हमने डिस्कस ही की थी कि वो इतनी बार पाक होने के बाद, जिस प्रकार से स्वर्ण भी 100 बार तपाए जाने के बाद क्या हो जाता है? एकदम मल रहित हो जाता है। इसी प्रकार से क्योंकि शुक्र धातु बनते बनते ऑलरेडी जो जितनी भी प्रीवियस धातु हैं उन अग्नियों के द्वारा वो तप गई है, इसीलिए जो शुक्र धातु है वो मल रहित हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर शुक्र धातु का मल नहीं बताया गया है। सुश्रुत के अनुसार विणमूत्र आहार मलः कफ पित्तम मलम खयशु स्वेद शात नकरोम च नेत्र विट त्वक्षु च स्नेहो धातुनाम क्रमशो मलः। ठीक है ना, इस प्रकार से इसी को शुक्र धातु का मल क्यों नहीं इसी के लिए बताया गया कि ततः शुक्रात् पुनः पच्यमानात् उपमलो न उत्पद्यते सहस्र आधमात् सुवर्णवत्। जिस प्रकार से सोना जो है सहस्र बार, हजारों बार तपाने के बाद वो मल रहित हो जाता है, इसी प्रकार से जो शुक्र धातु है वो भी मल रहित हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तो ऑलरेडी आप सब अब तक कर चुके होंगे। ये जो आचार्य शारंगधर है उन्होंने जो मल है वो सबके कुछ डिफरेंट बनाए हैं, तो इसको आप इस टेबुलर फॉर्म में इस प्रकार से याद कर लेंगे। अच्छा, तो अब हम नेक्स्ट जो ये हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पार्ट पे चलते हैं कि दोष धातु मल मूलम शरीरम, इसकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो अब तक जो भी डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दिया कि ये दोष क्या है, धातु क्या है, मल क्या है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप दोष धातु और मल इनका यही जो जनरल डिस्क्रिप्शन मैंने अभी आपको समझाया वो आप देंगे। अब नेक्स्ट पार्ट आता है कि दोष धातु मल शरीर के मूल कैसे हैं, इसको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर अब हम क्या बताएंगे कि दोष धातु और मल शरीर के मूल कैसे हैं, तो इसको हम कुछ पॉइंट्स के द्वारा प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले क्या कि जिस प्रकार से किसी भी वृक्ष के लिए मूल इम्पॉर्टेंट है, उसी प्रकार से हमारे शरीर के लिए दोष धातु और मल भी रूट्स की तरह कार्य करते हैं। तो कोई भी वृक्ष के लिए जो मूल है उसका क्या कार्य होता है, बिल्कुल वैसे ही हम इसको प्रूव करेंगे। तो रूट जो भी शरीर का मूल है वो क्या करता है, ओरिजिन। किसी भी वृक्ष की उत्पत्ति जब होती है तो सबसे पहले क्या निकलती है, जड़ें। जब तक जड़ नहीं है तब तक
जो प्लांट है वो ग्रो नहीं कर सकता है। इट मीन्स इट इज़ द प्रकृत्या आरंभकत्वे सती। तो इसी पॉइंट पर हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? ओरिजिन, उत्पत्ति। तो जिस प्रकार से किसी भी वृक्ष की उत्पत्ति उसके मूल से होती है, उसी प्रकार से ये शरीर भी जो है वो दोष धातु और मल से ही उत्पन्न होता है। या हम कहेंगे सबसे पहले इसमें भी जो दोष हैं वो धातु और मलों का निर्माण करेंगे और तब शरीर उत्पन्न होगा। तो इसमें हम वही श्लोक देंगे। कौन सा श्लोक देना है यहाँ पे? प्रकृति आरंभकत्वे सति स्वातंत्र्य दूषणशीलत्वम इति दोषत्वम। जो प्रकृति के आरंभक हों उन्हें ही दोष कहते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि प्रकृति का जो निर्माण है वो दोषों से हो रहा है, इसीलिए जो दोष है वो शरीर में बिल्कुल वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे कि किसी वृक्ष के लिए उसकी मूल काम करती है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। नाउ द सेकंड पॉइंट इज, और मूल का क्या काम होता है? रूट क्या करती है? किसी भी प्लांट के लिए रूट नेक्स्ट फंक्शन क्या करती है? नरिशमेंट का। ठीक है, तो जो किसी भी वृक्ष की जो मूल है उसी से जो है जो भी पानी है या न्यूट्रिएंट्स हैं मिट्टी से, वो सब किसके द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं? रूट के द्वारा। तो जिस प्रकार से एक रूट जो है प्लांट में वो प्लांट को नरिश करती है, बिल्कुल उसी प्रकार से जो शरीर में दोष धातु और मल है वो शरीर को नरिश करते हैं, वो शरीर का पालन करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसको फिर दोबारा किस श्लोक के द्वारा दिखा सकते हैं? सबसे पहले तो जो भी हमारे शरीर में जो भी मेटाबॉलिक फंक्शंस हो रहे हैं वो किसके द्वारा हो रहे हैं? वो अग्नि के द्वारा होते हैं। और अग्नि क्या है? अग्नि शरीर पित्त अंतर्गत। हाँ, ठीक है ना। अग्नि जो है शरीर में वो पित्त के अंतर्गत आती है। ठीक है ना। जो अग्नि है वो शरीर में क्या है? पित्त है, मतलब दोष। तो पित्त दोष, और वो पित्त दोष भी कब फंक्शन कर रहा है? वायु जब भी अग्नि कर्म करेगी। तो हमने जब आहार पाक में पढ़ा था, आहार पाक कब होगा? जब उसके साथ में समान वायु भी आएगी। ठीक है ना। अपान वायु भी फंक्शन करेगी, प्राण वायु फंक्शन करेगी, साथ में क्लेदक कफ, बोधक कफ ये फंक्शन करेंगे। तो इस प्रकार से जो भी शरीर में आहार पाचन का, तो जो नरिशमेंट के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? आहार पाक। जब आहार पाक होगा तब जाके रस धातु बनेगी। उसके बाद जब रस धातु बन जाएगी तो फिर वो उत्तरोत्तर धातु का पोषण करेगी। ठीक है ना। तो रसात रक्तम ततो रक्तम। ठीक है ना। तो इस वाले श्लोक को भी आप रेफरेंस देंगे, आहार पाक का आप रेफरेंस दे सकते हैं। तो इस प्रकार से जो शरीर में दोष धातु और मल ये तीनों मिलकर ही शरीर को पोषण करते हैं। जिस प्रकार से किसी वृक्ष में जो पोषण का कर्म है वो रूट के द्वारा किया जाता है, मूल के द्वारा किया जाता है, इसी प्रकार से हमारे शरीर में वात पित्त और कफ शरीर का पोषण कर्म करते हैं, इसीलिए वो शरीर के मूल कहलाते हैं। इसीलिए दोष धातु मल मूलम ही शरीरम ये कहा गया है। नेक्स्ट फंक्शन क्या है? डिस्ट्रक्शन का। जिस प्रकार से किसी भी वृक्ष को अगर आपको खत्म करना हो तो क्या करना पड़ेगा? आपको उसको समूल उखाड़ना पड़ेगा। ठीक है ना। जब तक आप उसका अपरूटेशन नहीं करेंगे, अगर आपको किसी वृक्ष को खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा? अगर आप उसको सिर्फ ऊपर से काट देंगे तो क्या होगा? इट विल रीग्रो, क्योंकि रूट्स आर देयर। ठीक है ना। इसलिए कहते हैं ना जड़ें मजबूत हैं। तो जब तक अगर आपको किसी भी शरीर का नाश करना है, किसी प्लांट का नाश करना है, तो क्या करना पड़ेगा? आपको उसकी वृक्ष उसकी जड़ों को, उसकी मूल को ख़त्म करना पड़ेगा। सिमिलरली हमारी बॉडी में भी जब शरीर का नाश होगा वो कब होगा? जब दोष धातु और मल इनका नाश होगा। तो यहाँ पे इनके नाश से क्या मतलब है? जब इनकी साम्यावस्था का नाश होगा तभी शरीर का भी नाश होगा या शरीर भी विकृत होगा। ठीक है ना। जैसे कि अगर रूट्स में कोई डिजीज़ हो जाए प्लांट में तो फिर प्लांट नहीं बचता है। इसी प्रकार से अगर दोष धातु और मल इनकी साम्यावस्था का विनाश हो जाए, इनकी साम्यावस्था खत्म हो जाए तो शरीर खत्म हो सकता है। तो यहाँ पर आप जो श्लोक से रेफरेंस दे सकते हैं वो क्या है? विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति उच्चते। ठीक है ना। ये रेफरेंस दे सकते हैं। साथ में इसी का रेफरेंस दे सकते हैं कि जो शरीर है वो स्वस्थ कब तक कहलाता है? समदोषा समाग्निश्च समधातु मलगृह प्रसन्नात्म इंद्रिय मन स्वस्थिति अभिधीयते। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी कि शरीर के स्वस्थ रहने के लिए किसका होना जरूरी है? समदोष, समअग्नि, सममल, इन सब का होना, इनकी साम्य अवस्था का होना जरूरी है। वो जैसे ये दोष धातु मल इनकी साम्य अवस्था जो है वो खत्म होती है तो दोष भी खत्म हो जाता है, तो शरीर भी खत्म हो जाते हैं। और एक रेफरेंस क्या दे सकते हैं आप श्लोक में के रूप में इसी पॉइंट को प्रूव करने के लिए? विकृता अविकृता देहम घनंती ते वर्तयन्ति च। मतलब अगर जब तक ये दोष धातु मल या ये दोष विकृत है तो शरीर का नाश करेंगे, देहम घनंती, और अविकृत अवस्था में ये शरीर का वर्तन करते हैं, पालन करते हैं। तो इस प्रकार से आप
सॉरी, इस पॉइंट को आप प्रूव कर सकते हैं कि दोष धातु मलमूलम ही शरीरम. सो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन हैज़ टू बी अटेम्प्टेड. थैंक यू.